अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 रसायन विज्ञान का ये पेपर है। पूर्णांक इसका 34 है। 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। सभी दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। दोस्तों इस पूरे पेपर को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इस पूरे पेपर में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो एज इट इज आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में काफ़ी आने वाले हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक सॉल्व करोगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं उस डाउट को आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, n बराबर 4 के लिए कितने कक्षक संभव है। दोस्तों किसी भी कोष में कक्षक ज्ञात करने का सूत्र आपका n स्क्वायर होता है। अब n का मान 4 का स्क्वायर 16 यानी कि द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रूपक तत्व किसे कहते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपके S ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका CnH2n होता है। तो से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। यदि एल्केन पूछता तो CnH2n+2 हो जाएगा और एल्काइन पूछता CnH2n-2 हो जाता, लेकिन एल्कीन पूछा है तो से ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.0025 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं यदि किसी संख्या से पहले कोई जीरो आता है तो उसे सार्थक अंक में गिना नहीं जाता है, इसलिए इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे। तो से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं CO2 अणु आपका जो होता है वो रेखीय होता है और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा क्योंकि सदिश योग नहीं हो पाता है। CH4 की आकृति आपकी चतुष्फलकीय होती है, लेकिन यदि हम इस तरह से निकालें इसको तो यहाँ पर कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो सभी वेक्टर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका 0 हो जाएगा। अब NH3 की और NF3 की यदि हम बात करें तो NH3 और NF3 में से जो NH3 की संरचना होती है ये आपकी पिरामिडी संरचना होती है और पिरामिडी संरचना में जो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पर लॉन पेयर में ऊपर भी इलेक्ट्रॉन एक्टेट होंगे तो यहाँ पर सभी सदिश योग हो जाएगा। और NF3 में फ्लोरीन की ज़्यादा होने के कारण सदिश योग पूर्ण रूप में नहीं हो पाएगा, वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण आपका सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्य की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो वैसे तो हम बात करते हैं तो 5 अवस्थाएं मानी जाती है, लेकिन मुख्यतः द्रव की 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। थर्मस फ्लास्क में रखी हुई बर्फ क्या होती है। तो देखो दोस्तों थर्मस फ्लास्क में रखी हुई बर्फ आपका विलगित निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण क्या होता है। तो MnO2 की बात करें हम, जिसका निकालते हैं उसे X मान लो, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है तो 2 ऑक्सीजन पर -4 हो जाएगा बराबर 0, X बराबर +4। तो यहाँ पर +4 ऑप्शन यानी बे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लिथियम के गुण किसके समान होते हैं। तो लिथियम के गुण आपके मैग्नीशियम के समान होंगे क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम के संग विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। S ब्लॉक चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्रोमियम व कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक आपका 24 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन, अक्रिय गैस, 3d5 और 4s1। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्योंकि ये अपवादात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। इसी प्रकार यदि कॉपर का निकालोगे तो कॉपर का परमाणु क्रमांक आपका 29 हो जाएगा, आर्गन और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3d10 और 4s1। ये आपके अपवादात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, इनको आप जरूर करके जाएं, एज इट इज क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो 6 आ रही है और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 3 आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है और Fe+2 से Fe+3 में जाने पर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रोमियम का 1 मॉलिक्यूलर और उधर 2 मॉलिक्यूलर, तो क्रोमियम के आगे हम 2 लगाएंगे और उसके बाद त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए Fe वाले पद को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सूत्र आपका हो जाएगा Cr2O7-2 + 6 Fe+2 = 2Cr+3 + H2O + 6 Fe+3। अब यहाँ पर आवेश को आप बराबर करने के लिए जिस ओर आवेश कम होता है उस ओर H+ आयन जोड़ोगे और H+ आयन जोड़ने के बाद हाइड्रोजन का संतुलन करोगे, जिस ओर हाइड्रोजन कम है उससे आधी संख्या में जल के अणु जोड़ दोगे और ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में KMnO4 का ऑक्सीकरण अंक निकल रहा है जो कि आपका +7 आने वाला है क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम का +1 हो जाएगा, मैग्नीज जिसका X है और ऑक्सीजन का -8 बराबर 0, तो X बराबर +7। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक बताना है। K का +1 होता है, क्रोमियम 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो 2x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पर आपका -2 चार्ज है तो 7 दूनी 14 बराबर 0, x बराबर आपका +6 आ जाएगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर +6 है। इसी प्रकार यदि आप FeO का निकालना चाह रहे हो तो जिसका निकालते हैं उसे x मानेंगे। एक ऑक्सीजन पर -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण अंक आपका +2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम खंड 6 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के लिए बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक आवरण का कार्य करते हैं। इस कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूपेण नाभिकीय आकर्षण बल को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसे परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? तो साजे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आपकी विद्युत ऋणता कहलाती है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वो नाभिकीय आकर्षण बल कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन जितना भी नाभिकीय आकर्षण बल महसूस करता है इसे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल यानी जेड इफेक्टिव के नाम से जाना जाता है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, लेकिन इसे डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए दो परमाणुओं को एक दूसरे के इतना पास लाया जाता है जहां पर आकर्षण अन्योन्य क्रिया और प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करके परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों केपी और केसी में संबंध, ये भी आपका डेरिवेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में देखें। समायन प्रभाव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपका हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखो तथा उसके गुणों की व्याख्या कीजिए। तो गुणों की व्याख्या तो आप अपनी नोटबुक में से देखें। हाइड्रोजन के समस्थानिक में बता देता हूं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1D2 और ट्राइटियम 1D3। ट्राइटियम आपका रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, ड्यूटेरियम आपका भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है और प्रोटियम को सामान्य हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये एज इट इज प्रिंट हो गया है, इसलिए आप यहाँ पर इंग्लिश में जो क्वेश्चन दे रखा है उसे देखें। डिस्क्राइब मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इन लैब। तो हाइड्रोजन को बनाने की विधि आपको लेबोरेटरी मेथड लिखना है। तो इसके लिए आप जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराओगे तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? जिस पर खुद पर प्लस चार्ज होता है। सभी स्पीसीज जो स्वयं इलेक्ट्रॉन न्यून होती हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाली होती हैं, मतलब जिन पर प्लस चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन से जाकर स्नेह करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वे होते हैं जिन पर खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस जगह पर जाकर वो आक्रमण कर देते हैं। फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल भी एक क्रियाशील अति क्रियाशील स्पीसीज है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं। और प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये विद्युत ऋणता के आधार पर दर्शाया जाता है और कार्बन की चेन बढ़ने के साथ साथ ये कम होता चला जाता है। प्रेरणिक प्रभाव सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजना, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं उस पर फुल वीडियो बनाकर भी आपको बताऊंगा। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए आप बताएं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर भी आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आसवन किसे कहते हैं? प्रभाजी आसवन को चित्र सहित समझाइए। तो दोस्तों चित्र तो आप अपनी बुक में देखें। और आसवन क्या होता है? पहले किसी भी लिक्विड को गर्म करके वाष्प में बदलना, मतलब वाष्पन, और फिर उस वाष्प को दोबारा से ठंडा करके द्रव में बदलना, यह कहलाता है आसवन। मतलब पहले वाष्पन किया जाता है और फिर वाष्प को संघनन द्वारा दोबारा द्रव में बदला जाता है। तो वाष्प से द्रव और द्रव से दोबारा वाष्प, ये होता है आपका आसवन। अनुनाद से आप क्या समझते हैं? तो अनुनाद का मतलब होता है जब किसी अणु अथवा यौगिक के सभी गुणों को हम उसकी एक संरचना से व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसके सभी गुणों को दर्शाने के लिए उसकी कुछ काल्पनिक संरचनाएं बनाई जाती है। इन काल्पनिक संरचनाओं के द्वारा अणु के सभी गुणों को व्यक्त किया जाता है। इन काल्पनिक संरचनाओं को ही हम अनुनादी संरचना कहते हैं। इन सभी संरचनाओं की एक माध्य संरचना होती है जिसे अनुनाद संकर के नाम से जाना जाता है और इस पूरी घटना को हम अनुनाद कहते हैं। O3 तथा CO3-2 कार्बोनेट की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो ओजोन की अनुनादी संरचना आपकी इस तरह से हो जाएंगी। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाओगे आप और यहाँ पर इसके पास 3 लॉन पेयर हैं और इसके पास 2 लॉन पेयर हैं और इसके पास 1 लॉन पेयर है। अब इसकी अनुनादी संरचना आप इसका जस्ट उल्टा कर देना। एक ऑक्सीजन पर इधर कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये आपकी ओजोन की अनुनादी संरचना है। कार्बोनेट की अनुनादी संरचना बनाने के लिए आप पहले कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बना लें, जो कि एक ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि त्रिकोणीय समतल संरचना होती है। अब इसमें जो डबल बॉन्ड है उसको बारी बारी से घुमाते जाएं। एक बार डबल बॉन्ड हमने ऊपर लगाया है, अब की बार नीचे लगाएंगे और फिर दाईं साइड में लगाएंगे, तो 3 अनुनादी संरचना इसकी बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अणुओं की संरचना बेस्पर सिद्धांत के आधार पर आपको बतानी है। तो ओजोन की संरचना आपकी बी शेप में होती है और
कार्बोनेट की मैंने आपको बताई दी कि त्रिकोणीय समतल होगी। यदि आप पर किसी अणु अथवा यौगिक की संरचना निकालना नहीं आता है, संकरण निकालना नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ये 5 मिनट का टॉपिक है जिसे मैं ट्रिक के द्वारा आप 5 मिनट में समझा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर क्या होता है, इसका चित्र बनाइए या ऊष्मागतिकी निकाय पर किए गए कार्य का सचित्र वर्णन करो। तो दोस्तों ये बड़े क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक से या बुक से करके देखें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं आगामी पेपर के साथ नई वीडियो में, और आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।